रोहित, अद्वैत, दीपिका। देखो, इस सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा सेशन है कि हम कोशिश करें तो कुछ सेक्शंस को कैसे कवर कर सकते हैं ना। हेलो प्रखर, दीपिका। जो ये सेशन है ये रिलेटेड है इंडियन हिस्ट्री से, ये तो सबको पता ही है। और ये एक नया बैच होगा, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, और एक नया बैच होगा जिसको हम कुछ वैल्यूएबल बना पाए एग्जाम के लिए, है ना। हेलो नेहा। तो इस सेशन में हमारे पास 3 चीजें दिखाई दे रही हैं। मतलब जो हमारी हिस्ट्री में एंशिएंट दिखाई दे रहा है, मिडिवल दिखाई दे रहा है ना। एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ये 3 सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं। मॉडर्न को हम कैरी ऑन भी कर रहे हैं, है ना। इसको तो हम कैरी ऑन कर रहे हैं, है ना। यहां पे हम कैरी ऑन कर रहे हैं, मतलब इसको तो हम कैरी ऑन कर रहे हैं कि ये तो चल ही रहा है ना। मॉडर्न हिस्ट्री तो चल ही रही है। ऑल राइट, सो वी आर डूइंग दिस। मॉडर्न हिस्ट्री तो चल ही रही है। जो लोग नए हैं उन्होंने कुछ मेरी क्लासेस देखी होंगी तो उनको अंदाजा होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, तो वो जानते ही होंगे। नहीं जानते तो बता दूं कि बाइलिंगुअल हम पढ़ते हैं। वी आर कंप्लीटिंग एंटायर सिलेबस इन प्री कम मेंस वे। हम पूरे सिलेबस को प्री कम मेंस में देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सेगमेंट है मॉडर्न इंडिया का, ये तो प्री कम मेंस होता है, ये तो प्री कम मेंस होता है मॉडर्न इंडिया वाला सिलेबस। दिस वन इज प्री कम मेंस। हेलो आफ्ताब। लेकिन जो एंशिएंट है ये, और ये मिडवल हिस्ट्री है, ये तो केवल प्री के लिए है, ये तो केवल प्री के लिए है। हालांकि, हेलो खुशबू, हालांकि आजकल कुछ सवाल जोड़ जोड़ के पूछे जाने लगे हैं। नवडेज इन द मेंस दे आर आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पीरियड। अब कैसे जोड़ दे रहे हैं? यहां पे वो जोड़ दे रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर को मिक्स कर दे रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर को यहां से निकाल रहे हैं और वो मेंस में लेके चले आ रहे हैं। एंशिएंट और मिडिवल से आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति का टॉपिक निकालते हैं और इसको ऐड कर देते हैं मेंस में। तो इसका मतलब यह है कि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट होगा वो हमसे मेंस में नहीं पूछेंगे, है ना। कौन से सेगमेंट पूछेंगे? आर्ट एंड कल्चर। मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं समझे? अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं, इफ आई वुड क्लासिफाई दिस, तो मॉडर्न जो हिस्ट्री दिखाई दे रही है इसकी हमें एक तरीके से 360 डिग्री स्टडी करनी है ना। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। एक दो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रमोद, वैसे तो मैं दोनों ही भाषाओं में पढ़ाता हूं। आई विल डिक्टेट ऑल दी सिलेबस इन विथ इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। तो बाइलिंगुअल होता है, और सबसे बढ़िया रहेगा कि आप एक मेरी क्लास देख लेंगे तो आपको लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन पता लग जाएगा, पढ़ाने का तरीका पता लग जाएगा, कनेक्टिविटी पता लग जाएगी, और फिर आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कितनी बातें समझ में आई और वास्तव में एग्जाम कैसे निकलेगा, है ना। तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब जैसे मैं कहूं कि जी मैं 30 मार्क खा हूं, तो आप कहोगे कि नहीं सर आप तो 29 मार्क खा लग रहे हैं मेरे हिसाब से, या कहोगे कि नहीं सर आप तो 32 मार्क खा लग रहे हैं, है ना। तो ये एग्जैक्टली कैसे पता लगेगा? जब आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे, है ना। इजंट इट? मतलब आपको लगे कि हाँ ये पढ़ाई ठीक जा रही है तो वेलकम इन दिस क्लास। लगे कि नहीं ये मेरे मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप इतने सारे एजुकेटर्स हैं ना। और राइट, हाँ, इसीलिए मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ। दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर न्यू स्टूडेंट्स। जो पुराने हैं वो तो जान ही रहे हैं, ये नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि मेरी एक आध क्लासेस आप देख लो बैठ के।
आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि हमारी जो है पढ़ाई का स्तर कैसा है। आपको अच्छा लगे तो आप जुड़ जाएं, है ना? राइट। तो हाँ ठीक है, मैं जान गया था कि पहला ही क्लास है, इसलिए आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया। जो भी नए बच्चे होंगे जो बाद में भी देखते हैं, एक आध क्लास मेरी देख लेंगे, प्रोफाइल में जाके कुछ भी स्पेशल की क्लास देख लो, या हेलो कादेर, हेलो तानिया, कोई भी क्लास एक देख लो, आपको पूर्ण संतुष्टि हो तब आ जाओ इधर। अदरवाइज मतलब बहुत सारे एजुकेटर्स है ना, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर एक तरीके के पढ़ाने वाले एजुकेटर हमारे पास अन अकेडमी पे उपलब्ध है ना। हाँ, आफ्ताब आलम recently joined with my code, so right, all right, Aftab. So Shobha, Sachin, so I will dictate entire syllabus in a depth way, and I will assure you then if you will join us, then your entire syllabus will be completed in a way what civil services required. तो जो सिविल सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है, जो सिविल सर्विसेज में है ना, तो हाँ अभी मैं सब बता रहा हूँ रोहित कि क्रांति का क्या होगा अभी मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है? तो मॉडर्न हिस्ट्री तो हम कंटिन्यू ही रखेंगे, है ना? ध्यान से सुनना, मॉडर्न हिस्ट्री तो हम कंटिन्यू ही रखेंगे। इसका क्या होगा, तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब हमारे सामने सवाल ये है कि इसका तो मतलब पूरा भयंकर वाली डेप्थ एनालिसिस करनी है, डेप्थ एनालिसिस करनी है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया प्री कम मेंस होता है ना। और ये वाला जो सेगमेंट है एंशिएंट, एंशिएंट प्लस मिडवल, एंशिएंट प्लस मिडवल, तो अभी हमारे पास एग्जाम आने वाला है ना। तो हम कैसे इसको करेंगे, यहां से पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को उठाएंगे, यहां से सोशल एस्पेक्ट्स को उठाएंगे, यहां से कुछ आर्ट और कल्चर की बात होगी वो भी उठाएंगे, लेकिन केवल और केवल प्री के नजरिए से, है ना। ओनली प्री फॉर प्री, फॉर प्री, चाहे वो मिडवल भी होगा चाहे वो एंशिएंट भी होगा, है ना। ठीक है, हिस्ट्री का 2 क्लास शो कर रहा है, कहाँ किस जगह पे करेगा, तो कर लेना, 2 कर रहा है तो, है ना। ठीक है, हाँ कोई रीशेड्यूल वाली क्लास होगी जो दोबारा दे रही होगी, है ना, तो उसको कर लेंगे, क्या करना है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे हम जो है आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट में केवल फैक्ट्स देखेंगे। पहले तो ये समझो, फैक्ट्स देखेंगे, इसका एनालिसिस नहीं करेंगे, जो मेंस वाला हिस्सा है। कैसे, मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे ये क्योंकि प्री के लिए महत्वपूर्ण है, एंशिएंट एंड मिडवल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो हम क्या करेंगे, इसमें से फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब हम, मेरा पढ़ाने का फैक्ट्स भी पढ़ाने का रोचक तरीका होता है, आपको पता है ना। तो आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक, हेलो अरुण, इन्हें ठीक है ना। और हाँ, प्री का वो सीजन है, तो हम फैक्ट्स तो पढ़ेंगे लेकिन वो भी रोचक तरीके से। आपको पता ही है कि हम कैसे पढ़ते हैं ना, इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो यहां हम पढ़ेंगे फैक्ट्स, और लेकिन जो आर्ट एंड कल्चर वाला ये वाला हिस्सा है, यहां से भी केवल फैक्ट्स ही पढ़ेंगे। अब सवाल ये है कि मेंस में और प्री में फर्क क्या है ना। और राइट, हाँ वही मैं कह रहा हूं कि जब हम फैक्ट्स भी पढ़ते हैं तो बड़ा रोचक तरीके से पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं ना। और राइट, ठीक है, राइट राइट। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि एंशिएंट और मिडवल में जो हमारा सिलेबस है, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि प्री और मेंस के आर्ट एंड कल्चर का क्या मतलब है। पॉलिटिक्स तो आप समझ ही रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मतलब यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो को तो आप समझ ही रहे हो। जैसे मैं कहूँ एंशिएंट में, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि स्टोनेस, फॉर एग्जांपल पाषाण काल, या मैं कहूँ चाल्कोलिथिक एज, या इस तरीके से मान लो आईवीसी पे आ जाता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। फिर मैं वैदिक पीरियड पे आ जाता हूँ, ठीक है, मैं वैदिक पीरियड पे आ जाता हूँ। तो यहाँ से जो हमारा मान लो जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मौर्यन, फिर लेटर मौर्यन, लेटर मौर्यन, फिर गुप्त एंड लेटर गुप्त, यही है ना एंशिएंट में। देखने से कितना छोटा लग रहा है, नहीं तो इतना लग रहा है कितना स्मॉल पैकेज में है, ठीक है।
और कुछ कुछ साउथ इंडिया की बातें है ना, वो एक साउथ इंडिया से कभी कभी कोई सवाल पूछ लेते हैं ना, पल्लव और वो राष्ट्रकूट है ना, इस तरीके के सवाल पूछ लेते हैं। कितना छोटा सिलेबस लग रहा है नहीं? पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग, यही सब सिलेबस में है ना। वैदिक युग या सिंधु घाटी या ये पाषाण काल की व्यवस्था या ताम्र पाषाण काल की व्यवस्था है ना, यही सब सिलेबस में है। मौर्य, उत्तर मौर्य और ये गुप्त और ये स्टोन एज में अब पूरा ही आ जाएगा, चाहे वो पूरा पाषाण काल हो, चाहे वो पूरा का पूरा मध्य पाषाण काल हो, चाहे नव पाषाण काल हो, है ना, वो सारा ही आ जाएगा। चाहे निम्न पूरा पाषाण काल हो, चाहे मध्य पूरा पाषाण काल हो, चाहे उच्च पूरा पाषाण काल हो। Isn't it? नहीं आया समझ में? एवरीथिंग विल बी कंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, है ना। ये बस एक नाम है पाषाण काल, चैप्टर का नाम यही है ना, स्टोन एज। क्यों? दिस इज द नेम ऑफ, हाँ, तो एक साउथ इंडिया में एक उछल तरीके का एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहां से लटका देते हैं और बाकी बच गया ये मेन स्ट्रीम में, है ना। तो ये हमारा गुप्त और उत्तर गुप्त या परवर्ती गुप्त लिख देते हैं, उत्तर गुप्त काल, ठीक है। जिसमें हर्षवर्धन जैसे लोग आ जाते हैं या वाकाटक वंश आ जाता है, ठीक है। और उत्तर मौर्य काल में ये सब कुषाण, शक, ये सब दिखाई देते हैं ना, ठीक है। कनिष्क दिखाई देते हैं। तो ये पूरा सिलेबस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखोगे इधर मैं समझा रहा हूं हमें करना क्या है ना। हाँ, बस प्री में ही है, साउथ इंडिया मेंस में वैसा नहीं पूछते हैं, लेकिन मेंस में कहां से पूछेगा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये पूरा सिलेबस दिखाई दे रहा है। अगर मैं मिडवल की बात करूं, अगर मैं मिडवल हिस्ट्री की बात करूं, तो जो मिडवल हिस्ट्री है इसका भी अपना एक सेगमेंट है। तो इसमें जो सबसे बड़ा सेगमेंट आता है कि जो ये सल्तनत का पीरियड है, जो सल्तनत का पीरियड है, सल्तनत जिसमें सुल्तानों का काल है ना, सल्तनत और मुगल। अगर आपने सल्तनत और मुगल के ऊपर ध्यान दे दिया तो इनका पूरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाता है ना। ऑल राइट, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। कॉन्फिडेंस जब हम ठीक से पढ़ेंगे, हाँ इसमें आ जाएगा बुद्धा जैन, ये सब इसमें आ जाएगा। बुद्ध जैन सब ये एंशिएंट का पार्ट है, बुद्ध एंड जैन। वही मैं बता रहा था कि कल्चर, इसको मैंने जानबूझ के नहीं जोड़ा हुआ था, अभी मैं बताने वाला था इसे, ठीक है। सल्तनत और मुगल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मेन रूप से, है ना। फिर यहाँ पे सूफी एंड भक्ति एक चैप्टर आता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यहां से एक सवाल पूछ लेते हैं ना, सूफी व भक्ति, सूफी व भक्ति पूछ लेते हैं। ऑल राइट, ठीक है। इसी मिडवल के पोर्शन में कई बार हम ये भी देखते हैं कि यहां से लेटर मुगल्स भी पूछ लेते हैं ना, लेटर मुगल्स भी पूछ लेते हैं, जिसको हमने पीछे कहीं किया हुआ था ना, लेटर मुगल्स या उत्तर मुगल काल, है ना। ऑल राइट, तो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कॉन्फिडेंस आता है कि हमारी पढ़ाई सही जा रही है कि नहीं जा रही है, समझ रहे हो। इफ योर प्रिपरेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन इज गुड, देन everything will be okay. You will acquire needed confidence and you will sail through examination without any problem. अब होता क्या है कि हम साल भर तो गलत पढ़ाई करते हैं और एग्जाम के समय सोचते हैं कि सब अच्छा हो जाए, है ना। और उसमें हमारा भी दोष नहीं है या हमारा दोष हो भी सकता है, हम उसमें विक्टिम भी हो सकते हैं और उसमें, है ना। और राइट, तो मैं कहूं कि अगर प्रिपरेशन का सही डायरेक्शन होगा तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, प्रिपरेशन का सही डायरेक्शन होगा तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सिलेबस के किस हिस्से से कौन से सवाल बनने जा रहे हैं, ठीक है। अब जब प्री की पढ़ाई कर रहे हो, है ना, बिल्कुल फायदा करेगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। मेरी क्लास में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो फायदा ना करे। इसको विटामिन की गोली समझ के खाते रहो, है ना। जिंक और वो जो कैल्शियम और ये सब, समझे, विटामिन डी और विटामिन बी, बिकासुल समझ के खा लो, नुकसान करेगा, ठीक है।
ऑल राइट। तो मेरी क्लास में कुछ भी ऐसा नहीं है कि इवन मैं जो एकदम जिसको लोग बड़ा कैजुअली क्लास ले लेते हैं, वो डेमो वाला स्पेशल वाला, वो भी दुनिया भर के ज्ञान से भरी हुई होती है ना। ये जरूरी नहीं है कि सबको वो अच्छा लगे, लेकिन जो सीरियस एनफ है ना उसका तो काम हो जाएगा, है ना। बेसिकली मतलब एक होता है ना कि एग्जाम निकालने का जज्बा, मुझे वो चाहिए कि आपके अंदर निकालने का एक ललक हो, एक जो एक होता है ना पैशन, एक जो सोच हो, तो उनको वो अच्छा लगेगा। बाकी मतलब एक शॉर्ट टर्म गोल होते हैं कि एक बार प्री निकल जाए, लोगों के मुंह पे कालिक पोत दूं मैं, है ना, कुछ कालिक वो मेरे मुंह पे पोत दें, होली खेल ले, है ना, यही सब चलता रहता है। और बस अगर ये शॉर्ट टर्म गोल के साथ आते हो कि लोगों के मुंह पे कालिक पोतनी है ना, तो देखो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अंत में ये कालिक पुता पुती के खेल में अंत में आप कोयला बन के ही निकलोगे, है ना। सो इन माय ओपिनियन कि अपने कुछ बड़े लक्ष्य बनाए, है ना। मैंने कई लोगों से सुना है कि एक बार प्री निकल जाए तो अपने विरोधियों के मुंह में कालिक पोत लूं, है ना। अच्छा, और एक बार आपने पोत लिया कालिक, अगली बार वो आपके मुंह में कालिक पोत देगा, है ना। फिर एक सब लोग आपस में ये जो है कालिक गैंग बना के घूमना, है ना, धनबाद के कोल माफिया, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि एक पढ़ने के तरीके को विकसित करना होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो मैं ये कह रहा था कि हमें टॉपिक को टैकल कैसे करना है। तो यहाँ पे जो फैक्चुअल डिटेल हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको भी थोड़ा स्टोरी के साथ कनेक्ट करके हम पढ़ेंगे, जैसे पढ़ते रहे हैं, है ना, ठीक है। मिडवल का यूपीएससी में हम कुछ कह नहीं सकते कि कहां से किस एरिया पे फोकस करेगा का देख, है ना। वी कांट से फॉर्मली कि दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस में कहीं लिखा नहीं होगा। देखो मेरा तो सही पूछो तो ठंडी लग रही है, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है ना, लेकिन क्या करें, आपके एग्जाम हैं और मुझे पैसा मिलेगा नहीं, क्या लग रहा है। तो जो जिसका काम है उसको करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मेरा तो मन कर रहा है कि यार थोड़ी गला बैठा हुआ लग रहा है, छुट्टी ले लें आज, नहीं, लेकिन जो जिसकी जिम्मेदारी है वो करेगा ना, नहीं। अब भाई मेरा अपना टास्क है, मुझे अपनी चीजों को सही तरीके से पूरा करने की आदत है। तो अब चाहे तबीयत खराब हो, चाहे अच्छा फील हो, चाहे ना हो, चाहे नींद आ रही हो, चाहे कहीं किसी को मिलने जाना हो, आप सारे प्रोग्राम को कैंसिल करके, अच्छा ये बताओ, लोग ये सोचते हैं कि जी अब जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन कोई अगर स्टूडेंट छुट्टी ले ले, तो एक दिन छोड़ो 10 दिन छुट्टी ले ले तो कह देगा इट्स फाइन बिकॉज, है ना, राइट। तो इट्स फाइन बिकॉज मैं बिजी था या बिजी थी, तो क्या करें, घर का काम कर रहे थे, फला काम कर रहे थे। मान लो 2-3 दिन टीचर ले लें तो तूफान मच जाता है ना, सिलेबस कैसे खत्म होगा, ऐसे कैसे चलेगा, जिंदगी में ये एकदम अंधेरा छा गया है ना, और दुनिया भर का तमाशा हम खड़ा कर देते हैं। अपने मन से 20 दिन हम गायब रहे। किसी एजुकेटर का अगर तबीयत खराब हो गया तो सबसे पहले हमारा सवाल ये होता है कि वो जिंदा रहे चाहे मरे, लेकिन सबसे पहला सवाल यही होता है, मैंने सारे लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, है ना, कि ओहो अब सिलेबस कैसे खत्म होगा, है ना, ठीक है। तो राइट, तो मेरा जो मानना ये है कि हमें थोड़ा सा वैसे, मन तो किसी काम में नहीं लगता। आप आईएएस बन जाओगे ना तो भी आपको लगेगा यार नेता आके डांट जा रहे हैं और कोई इज्जत नहीं है, जनता घेर के बैठी हुई है बाहर। डीएम एक था, उसको किसान आंदोलन वाले, हाँ हाँ बिल्कुल पूरा होगा या नहीं, टेंशन में, नींद नहीं आ रही है, गोली खा के सो रहे हैं, बाद में पता लगा कि वो चूहे मारने की दवा थी जिसको नींद की दवा समझ रहे थे, है ना। और आपका इतना हठी स्वभाव है ना, कि ये सब 9 बजे चलेगा, है ना, सब 9 बजे, मैं बता दे रहा हूँ टाइमिंग भी, है ना। और आपका इतना हठी स्वभाव है कि आपकी किस्मत इतनी फूटी है कि वो दवा भी नकली निकल गई, है ना, राइट। इनका क्या कॉन्सर्न है श्वेता का, आपने कॉन्सर्न तो मुझे दिखा ही नहीं, केवल आपने कॉन्सर्न लिखा है, तो एक बार और लिखे कि व्हाट इज योर कॉन्सर्न। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि हमें
क्या करना होगा, मेन मुद्दे पे फोकस करना होगा ना। मतलब नहीं होता है कि दवा भी नकली निकल गई, ठीक है। एनसीईआरटी जरूरी है कि नहीं है, ये तो मैं अपनी क्लासेस में बताता ही रहता हूँ, और वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे यूज करते हो। इट्स अप टू यू। इट्स लाइक एज स्मॉल विटामिन, ठीक है। तो कोई बीकासुल मान लो, एनसीईआरटी को खाते रहोगे, कोई नुकसान तो करेगा नहीं, ठीक है। ठीक है ना। तो ठीक है, समझ गए। तो मैं ये कह रहा था कि देखो, सचिन ने कहा कि श्री गणेश करिए। अरे नहीं, श्री गणेश के पहले आपको बताना पड़ेगा, गणेश जी को बीच में लाना ही नहीं है ना, वो बिजी है इस समय, ठीक है। अभी पूजा चल रही है उनकी, ठीक है। अभी भी ये बताना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे। आपको पता ही है मैं कैसे पढ़ाता हूं, बिना आपको बताए हुए मैं गणेश नहीं कर सकता, ठीक है। नहीं आते आते कूद पड़े हर हर महादेव कह के, और स्टोन एज में मैं 2-4 पत्थर लेके आया हुआ हूं, जैसे किसी ने बोला मार दिया सर पे, है ना। नो, इस तरीके से मैं कभी नहीं पढ़ाता। मैं गाइडलाइंस देना चाहता हूं कि मैं किस डायरेक्शन में पढ़ाऊंगा, है ना। दिस इज नॉट माई वे। मैं ऐसे पढ़ाता ही नहीं, कभी नहीं पढ़ाता। कोई हड़बड़ी चाहे जितना हो, मैं अपने ही अंदाज से पढ़ाता हूं, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको पता तो होना कि आपको यूज कैसे करना है इस सिलेबस को। ऑलराइट, ठीक है, चलो। तो श्री गणेश मैं करूंगा, लेकिन उचित समय पे, है ना। ये आपका कमेंट ये क्या हो रहा है, बार बार ऊपर चला जा रहा है, कहां चला जा रहा है ऊपर? हमें तो दिखा ही नहीं एक भी बार। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। ऐसा तो किसी को दिखा है क्या इनका कमेंट, श्वेता का? मुझे तो दिखा ही नहीं एक भी बार। ऊपर जाने का सवाल ही नहीं है, दिखा नहीं मुझे। ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे ये सब चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे अगर इसको पढ़ना होगा प्री के लिए, तो मैं प्री के लिए क्या करूंगा, इसमें से कुछ फैक्ट्स और कुछ स्टोरीज निकाल के पढ़ लूंगा। अब जरा कल्चर के सवाल देखो, मेंस के सवाल देखो यहां से, जिसको हम यहाँ पे थोड़ा स्किप करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम के बाद इसको कंप्लीट करेंगे। जो ये आर्ट एंड कल्चर वाला सवाल होगा, आर्ट एंड कल्चर का सवाल, कुछ सवालों के नमूने देखें आप। क्वेश्चन 1, सिंधु घाटी की सभ्यता, या जो इस तरीके की बात दिखाई दे रही है, सिंधु घाटी की सभ्यता वर्सेस वर्तमान विकास, इस तरीके के बातें खड़ी की जाती हैं। प्रेजेंट डेवलपमेंट वर्सेस इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्रेजेंट, हाँ, अब जब एंशियंट लिखोगे या मिडवल लिखोगे तो कॉपी तो बनाओगे ही अलग से, है ना। मेरा तो यही वाइज डिसीजन है कि मतलब आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। आपके पास अगर कोई बहुत हेल्दी कॉपी हो या पेज पे लिखते हो तो अच्छा है। प्रेजेंट डेवलपमेंट, ठीक है, मेरी बात सुनना। मैं डेट वोट सब बता दे रहा हूं, हम कैसे पढ़ेंगे, मॉडर्न को भी कैसे कनेक्ट करेंगे, एंशियंट को भी कैसे कनेक्ट करेंगे, मिडवल को भी कैसे कनेक्ट करेंगे, है ना। श्वेता का क्वेश्चन दिखा क्या किसी को? मुझे फिर नहीं दिखा, मुझे भी नहीं दिखा है ना, किसी को नहीं दिख रहा है, ठीक है। नहीं, मैं बता रहा हूं कैसे होगा। अभी टाइमिंग मैं बता दे रहा हूं ना, तो टाइमिंग देख लो, फिर ये सबसे बड़ा सवाल है। टाइमिंग्स देख लो। टाइमिंग्स हम ऐसा करेंगे कि क्योंकि देखो अभी तो बड़ा ये सिलेबस है, और इसको बिल्कुल संभव नहीं है कि हम 1 महीने में पूरा इसको खत्म कर लें, है ना। तो हम क्या करेंगे, टाइमिंग्स में, हमारी टाइमिंग्स तो चल ही रही है जो है, क्योंकि मॉडर्न के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा है, मॉडर्न के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा है, ठीक है। तो हम मॉडर्न वाले सेक्शन को, अगर हम 7 डेज इन ए वीक माने, 7 डेज इन ए वीक माने, तो हम मॉडर्न वाले सेक्शन को क्या करेंगे, कम से कम इसको 3 दिन तो पढ़ेंगे ही, है ना, 3 डेज, ठीक है। अब इसको किस दिनों में रखेंगे, है ना। अब ये मुझे पता नहीं है आपका कमेंट कैसे गायब हो जा रहा है ना। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कमेंट कैसे गायब हो जा रहा है ना।
इसके लिए एटलीस्ट जो है टेक्निकल टीम ही आपकी हेल्प कर सकती है। आई एम नॉट टेक्नो एक्सपर्ट कि क्यों गायब हो रहा है, कैसे गायब हो रहा है और किन वजहों से हो रहा है। ठीक है, तो 7 डेज में हम 3 डेज मॉडर्न के लिए डेडिकेट करेंगे, है ना, मॉडर्न के लिए डेडिकेट करेंगे और 2 डेज हम एंशियंट के लिए करेंगे और फिर 2 डेज हम मिडवल के लिए करेंगे। तो आप पूछोगे कि सर क्या इसमें कुछ हमें फायदा होने की संभावना है? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये मॉडर्न वाला है, ये तो कंटिन्यू रहेगा क्लास, जो 1857 वाला चल रहा है ना, ये तो कंटिन्यू रहेगा, है ना। उनका क्वेश्चन कैसे गायब हो जा रहा है ये मुझे नहीं पता है ना। ठीक है, ऑल राइट। आपने ऐसा क्या पूछ लिया कि अनअकैडमी से गायब हो जा रहा है, ऐसा है ना। कोई आवाज तो है नहीं कि वो पूछ पाए। हाँ ठीक है, ऑल राइट। तो देखो, एंशिएंट 2 दिन रहेगा और मिडवल 2 दिन रहेगा। ठीक है, एंशिएंट 2 दिन और मिडवल 2 दिन। ज्यादा लोग हैं इसलिए जगह नहीं बन पा रही है, तो धक्का मुक्की हो रही है क्या प्रश्नों में? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई बस थोड़े ना है कि इसमें धक्का मुक्की हो रही है तो एक्स्ट्रा लोग नहीं चढ़ेंगे, है ना। ये तो एक एप्लीकेशन है, एक टेक्निकल चीज है ना। ऐसा तो है नहीं कि बस भर गई तो नहीं चढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब ये बताओ कि आज दिन कौन सा है? दिन और तारीख लिखें। आज दिन है मंडे 16, मंडे 16 और यही है ना तारीख, मंडे 16। ठीक है, मंडे 16। तो हम इसको ऐसे प्रोग्रेस करेंगे कि मंडे और जो ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, इसको आप कहीं स्क्रीनशॉट लेके लिख लोगे, है ना। एंशिएंट कर लेंगे, है ना, एंशिएंट कर लेंगे। और एंशिएंट में कैसे पढ़ाई करेंगे? आर्ट और कल्चर वाले को थोड़ा माइनस करेंगे, एक्सप्लेनेशन वाले को, है ना। ठीक है, और हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और रोहित, हम तो बढ़ ही रहे हैं तेजी से, बिल्कुल मॉडर्न भी खत्म होगा और यहाँ पे एंशिएंट में हम थोड़ा प्री एग्जाम को फोकस करेंगे, है ना, प्री एग्जाम को फोकस करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? माइनस एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, माइनस एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अब ये आर्ट एंड कल्चर है क्या? मतलब जैसे मान लो कि बहुत डिटेल में जाके, है ना, हाँ बस ये प्री को सेंटर्ड करके, प्री एग्जाम को सेंटर्ड करके हम देखेंगे, है ना। अब पूछोगे कि इसका फायदा है, क्यों नहीं, हर चीज में फायदा है। जैसे मान लो कि अभी खाने के साथ मूली खा ली तो वो भी फायदा करेगा, और खाने के साथ प्याज खा लिया वो भी फायदा करेगा, खाने के साथ मिर्ची खा ली वो भी फायदा करेगा। ठीक है, तो अब ये मत पूछना कि फायदा करेगा कि नहीं, यहाँ पे सभी आपके फायदे की बात हो रही है। ठीक है, ऑल राइट। तो हम एंशिएंट करेंगे प्री एग्जाम को टारगेट करके, एक्सप्लेनेशन ऑफ इसको माइनस कर देंगे। माइनस मतलब कि जैसे अब आर्ट कल्चर में आता क्या है, जैसे इस तरीके के सवालों को हम स्किप करेंगे, है ना, कि वर्तमान विकास से इंडस वैली सिविलाइजेशन को जोड़िए, है ना। एक्सप्लेनेशन वाले को, है ना, हम माइनस कर देंगे, है ना। हाँ, है ना, ठीक है। अभी सब प्री, क्या लिखा है आपने सर? प्लीज अभी सब पे प्री पे ज्यादा फोकस कर सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए सही से। ये मैं सही से ही कराता हूँ रोहित, सारा कुछ अपने बड़ा घुमा फिरा के लिखा है एक चीज को, लेकिन जो है मैं सही से ही कंप्लीट कराऊंगा। अब क्या मैं गवर्नर जैसा लिख के दूं क्या कि मैं धारक को वचन देता हूं कि सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, है ना। ऐसा तो करूंगा नहीं, मैं कोई गवर्नर तो हूं नहीं। ठीक है, तो आ, आ, नहीं, मैं स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगा। मैं कितना, मेरी स्पीड देखो, मैं चाहूं तो बढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं कहाँ स्पीड से पढ़ाता हूं। जो लोग डेली क्लास करते हैं वो तो जान ही रहे होंगे, एज यू नो। मैं बहुत स्पीड से, देखो जो अच्छा टीचर होगा उससे आप स्पीड मांगोगे ना 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो नहीं दे पाएगा, है ना। ठीक है,
नहीं, ये मत करो कि भाई मेंस के बैच का वेट कर लोगे, ये भी पढ़ लो। इसमें पता ही आपको मैं स्टोरी टेलिंग कराता हूँ, मैं कोई फैक्ट्स लेके थोड़ा ना बैठूंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 30 किलो फैक्ट्स आपको दे दिया, लेके घर चले गए, है ना। ये मैं उसको भी, प्री वाली चीजों को भी, तो मैं फैक्चुअल चीजों को भी तो मैं इंटरेस्टिंग तरीके से बताता हूँ। क्यों? स्टोरी टेलिंग के माध्यम से ही बताता हूँ, कनेक्ट करके बताता हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि अचानक मैंने कहा कि ये देखो समुद्रगुप्त हैं और इन्होंने इतने युद्ध जीते, ये किया वो किया, ऐसा तो मैं कभी पढ़ाता ही नहीं ना। मैं पढ़ा सकता हूँ बिना कनेक्टिविटी के, है ना। उसका फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हम एंशिएंट कर लेंगे मंडे और ट्यूसडे को, है ना। इसमें फोकस ये क्या रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन माइनस हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन मतलब कि इस तरीके के सवाल, ये देख रहे हो, आर यू गेटिंग, है ना। नहीं, इंटरेस्टिंग मेरा मतलब, मैं तो, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी ऐसा बोझिल सेशन लेके आता हूं जिसमें कि केवल फैक्ट्स फैक्ट्स भर दूं। अभी तक मैंने जितना 6 महीने में आपको पढ़ाया होगा या 5 महीने में, जो भी जितने दिन से आप जुड़े हो, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने अभी तक अप्रोक्स कितने महीने पढ़ोगे। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि फॉर एंटायर सिलेबस आफ्ताब you have to devote yourself, at least if you are a beginner, then at least 10 months required to complete your syllabus for pre-com mains. This is my sincere opinion. As a beginner, you have to devote this period of time, 10 months, for entire preparation. If you are if you already studied something, then need to correct, then 6 months required. If you are completely out of the study, then at least 15-16 months required. Are you getting my point? अगर आप एकदम आउट ऑफ स्टडी हो तो 15-16 महीने चाहिए। अगर आपने थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते हो धीरे धीरे, तो 10 से 12 महीने चाहिए, है ना। ऑल राइट। और फिर अगर आपने खूब अच्छी पढ़ाई कर रखी है, 4-5 साल से एग्जाम दे रहे हो, नहीं हो रहा है, तो 6 महीने चाहिए आपको, गाइडेंस देने की जरूरत है ना। ठीक है। तो मैं तो अपनी क्लासेस में अभी तक मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि ये मेरी शीट है और इसको लिख लो, मैं घूम के आ रहा हूं, आधे घंटे बाद फिर मिलते हैं। ऐसा कभी मैंने किया है? कभी मैंने कोई प्रोजेक्टेड चीज को लेके और ऐसा मैंने कहा है कि इसको लिख लो, है ना। ठीक है। सेल्फ स्टडी कितने देर करना होगा अप्रोक्स? आफ्टर क्लासेस सेल्फ स्टडी बस रिवीजन के लिए करना होगा, है ना, प्रैक्टिस के लिए। तो सेल्फ स्टडी 2-3 घंटे, 2 घंटे निकाल लेते हो, सही है ना। ऑल राइट। तो मैंने कभी किया नहीं और वो उसमें मेरा बिलीफ भी नहीं है ना। ऑल राइट। अभी मैं ये सेशन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये पहली दिन की क्लास है। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम तक आप किस डायरेक्शन में पढ़ोगे, है ना। नहीं तो बीच बीच में ये बार बार सवाल आते रहेंगे कि सर कैसे पढ़ें, कब खत्म होगा, किस दिन पे खत्म होगा, क्या करेंगे, है ना। ऑल राइट। तो मैं ऐसे टिपिकल सवालों को स्किप करूंगा। जब इसको हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, है ना, तो ऐसे सवालों को उठाऊंगा, है ना। राइट। हाँ, एमसीक्यूज अब आना शुरू हो जाएंगे इस वाले सेशन से, है ना। जो क्विज आते हैं वो आना शुरू हो जाएंगे इस वाले सेशन से। जो क्विज अब शो करेगा उसमें आने लगेगा, है ना। ठीक है। ऑल राइट। ठीक है। तो समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे हम 2 दिन एंशिएंट और ये सब पढ़ेंगे और 3 दिन मॉडर्न पढ़ेंगे। तो अब मैंने जो डेट बताई थी आपको, ये मंडे और ट्यूसडे हम क्या पढ़ेंगे, एंशिएंट पढ़ेंगे और यहाँ पे माइनस एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना। माइनस एक्सप्लेनेशन मतलब कि मेंस वाले सवालों को उतना टैकल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ जाड़ के जो प्रश्न पूछते हैं उसको थोड़ा सा और आर्ट कल्चर में एक्सप्लेन करने की जरूरत है। देयर इज नीड टू एक्सप्लेन आर्ट एंड कल्चर मोर, सो इट विल वेस्ट आवर टाइम, स्पेशली फॉर द प्री, है ना। तो हम उसको माइनस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ ही प्री एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, मिडवल के लिए। मिडवल के लिए भी वही रणनीति है, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे, और ये कब, ये टाइमिंग वही रहेगी 9 PM प्लस के ऊपर, है ना, है ना। हाँ बिल्कुल है, आर्ट एंड कल्चर। मैं नहीं समझ रहा हूं क्या कह रहा हूं, कंफ्यूजन थोड़ा भयंकर वाली है। मैं ये कह रहा हूं कि आर्ट कल्चर भी पढ़ेंगे, लेकिन हम केवल फैक्ट्स पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पार्ट को नहीं पढ़ेंगे। ऐसे सवालों को हम टैकल नहीं करेंगे जो ये मैं बता रहा हूं, है ना। ठीक है।
आर्ट कल्चर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहूं कि भाई किसी ने कोई किला बनवाया, कोई किताब लिखी, कोई कोई चीज की, तो वो तो पढ़ेंगे ही, है ना। तो ये मैं बता रहा हूं, मिडवल को हमने वेडनेसडे और थर्सडे कर लिया, ठीक है। और फिर जो ये मॉडर्न है इसको हमने फ्राइडे, सैटरडे और संडे कर लिया। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझे? अब इस बात की चिंता मत करना कि शेड्यूल में दिखा रहा है कि नहीं, है ना। नहीं होगी तो हम उसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है, स्पेशल में कहीं। ऑल राइट, समझ गए? ठीक है ना। ऑल राइट। हाँ, तो जो मेंस वाले क्वेश्चन है उसको हम वहां से ओमिट कर देंगे, है ना। फॉर हाउ मेनी डेज विल हिस्ट्री कंटिन्यू। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम तक एक अच्छा ज्ञान मिल पाए और कुछ उससे आपकी हेल्प हो पाए, है ना। ऑल राइट। और ये जो हमारा जो मॉडर्न है ये तो वहीं से कंटिन्यू रहेगा। कहां से? जो हमने कर रखा है 1857। ऑल राइट, यहीं से कंटिन्यू रहेगा, है ना। ऑल राइट, ठीक है। अब मेरी बात समझ गए? क्लियर डील हो गया। टाइमिंग यही रहेगी 9 PM। टाइमिंग यही रहेगी 9 PM। ऑल राइट, समझे? अब हम थोड़ा समझते हैं कि अब ये तो क्लियर हो गया ना। किसी कोई संदेह? तो अब देखो आ गया, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। ऑल राइट, तो ये डेट तो आपको क्लियर हो गया है ना, मंडे। और ये अब सवाल ये है कि क्या बीच में भी, क्योंकि ये चीजें तो थोड़ी बड़ी हैं, लेंदी हैं, तो इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट एंटायर सिलेबस? तो बीच में देखो हमारी 22 से पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी 22 से, है ना, 22 से। और हमारा चैप्टर रहेगा डीपीएसपी, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ऑल राइट। और कहीं भी अगर ऑफ दिखाए प्लस में, ध्यान से सुनना, अगर वो प्रोफाइल में नहीं दिखा रहा है, प्लस में अगर ऑफ दिखा रहा है, तो उस दिन हम स्पेशल क्लासेस को शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है। स्पेशल क्लास को शेड्यूल करके और इसको हम एक तरीके से एनलार्ज कर सकते हैं ना, क्योंकि ये पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट डेट है और इसकी टाइमिंग होगी 1 PM, है ना। देखा होगा आपने, इजंट इट? नई ही क्लास है क्योंकि हर एक चैप्टर नया होता है, तो डीपीएसपी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और ठीक है, ऑल राइट, क्लियर है? समझ गए? नहीं समझ में आया? और जो स्पेशल क्लास होगी, ठीक है, स्पेशल क्लास होगी, इसमें हम बीच बीच में एंशियंट और मिडवल को शेड्यूल कर सकते हैं, है ना। इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। आफ्टर 22, ठीक है, ऑल राइट। आफ्टर 22 हम स्पेशल क्लास में ये सब पॉइंट्स के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे अभी हम पॉलिटी के टॉपिक्स कर रहे हैं, है ना, जैसे अभी हम पॉलिटी के टॉपिक्स कर रहे हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, नहीं समझे? सो इट विल मेक अ सेंस फॉर योर सिलेबस। ये हिस्ट्री वाला बड़ा महत्वपूर्ण है। और तो आपको तो पता रहेगा, जो केवल स्पेशल कर रहा है उसके लिए तो ये बेनिफिशियल नहीं होगा, बट दोज हु आर ओनली फॉर प्लस, तो उनके लिए ये डेमो जैसा हो जाएगा, क्योंकि हम बीच में कोई भी टॉपिक उठा लेंगे, है ना। लेकिन आपके लिए तो कंटिन्यू ही क्लास रहेगी प्लस वाली। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझे? ऑल राइट, आपके लिए तो कंटिन्यू ही होगा, दोज हु आर लर्निंग दीज थिंग्स, है ना। स्पेशल क्लासेस का कैसे पता लगेगा? जस्ट यू हैव टू गो टू माय प्रोफाइल और आफ्ताब को उसमें वो लिंक दे दो भाई, कोई टेलीग्राम वाला जिसमें सूचना आती है ना। इनको बता दो, वो बता दो टेलीग्राम वाली, वो ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें इनको प्रोफाइल से भी जा सकते हो, उसमें स्पेशल क्लासेस लिखी होती हैं, और उनको टेलीग्राम वाला लिंक दे दो जिसमें कि परमानेंट आपको वो मैसेज आ जाते हैं, ठीक है। देखो अश्विनी ने शेयर कर दिया, यू कैन ज्वाइन देयर आफ्ताब, so you will get all the notifications related to special classes, plus classes, any information regarding class, all right.
ठीक है ना, ठीक है, ऑल राइट। तो मैंने कहा कि आपके लिए तो प्लस पे कंटिन्यू रहेगी, और जो नए बच्चे होंगे उनके लिए ये डेमो क्लास जैसी हो जाएगी, है ना, नए बच्चों के लिए। ऑल राइट, समझे मेरी बात, है ना। Ravi, I am not able to do that because from the educator side it is not possible to ping that. तो ये जो है मनाही है इसकी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप शेयर कर दो। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम समझ गए कि हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी तो एज यूजुअल चलती रहेगी, क्योंकि ज्योग्राफी का जो है यहां से हम कॉन्टिनेंट्स जो है स्टार्ट कर सकते हैं इस वाले पीरियड में। कॉन्टिनेंट्स दिसंबर में दिखा रहा होगा ना आपको, शेड्यूलिंग में कब से दिखा रहा है, डोंट नो एग्जैक्टली। तो कॉन्टिनेंट्स जैसे चल रहे हैं या जो इंडियन ज्योग्राफी चल रही है वो कॉन्टिन्यूएशन में रहेगी, है ना। इंडियन ज्योग्राफी जो चल रही है, जो कॉन्टिनेंट्स आएंगे दिसंबर में, या ये जो नवंबर के टॉपिक चल रहे हैं, ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे, है ना। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। कोई बात नहीं कौशिक, जहां से लिया वही ठीक है, मतलब स्टार्टिंग का भी नहीं लिया है तो ये सब, अब जैसे मान लो इस समय हम पढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसका पीछे से क्या लेना देना है। मान लो अभी पोर्ट पढ़ रहे हैं, रेलवे पढ़ा था, इसका पीछे से क्या लेना देना है कि पृथ्वी की संरचना कैसी है तो रेलवे अच्छी दौड़ेगी। नहीं, ठीक है, अच्छा है, जो टॉपिक आपने ज्वाइन किया था दैट्स ओके, है ना। मतलब ऐसा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि पोर्ट्स वहीं अच्छे बनेंगे जहां पे पृथ्वी में भूकंप आते हो, ऐसा तो मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है। सीस्मिक वेव्स एक अलग टॉपिक है, यूनिवर्स एक अलग टॉपिक है ना। तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है खास, है ना। हाँ बिल्कुल होगा, नहीं दिसंबर से तो अभी हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट्स में बकायदे मैप बना के कि ये वाले पोजीशन ऐसे है ना। रिकॉर्डेड सेशन क्यों नहीं चल रहा है इसका तो मैं एग्जैक्ट उत्तर नहीं बता सकता हूँ, एक बार आप रिफ्रेश कर ले, है ना। तो सबको आइडिया लग गया कि हम कैसे करेंगे। ऑल राइट, ठीक है। और बीच में अगर ये एपीसी 10 अच्छा यूज हो गया, तो अगर मुझे अधिक आर्स मिल गए तो मैं इकोनॉमी को भी मैनेज करने की कोशिश करूंगा। सवाल बस इसी का है कि ये एपीसी 10 कोड यूज हुआ और अगर मुझे एक्स्ट्रा आवर्स मिल गए तो मैं इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, है ना। ऑलराइट, तो जो आपके अगर जानने वाले हों, जो लंबी प्रिपरेशन के इच्छुक हों, जो तैयारी करने को लेके गंभीर हों, अगर वो इस कोर्स से जुड़ेंगे तो बस केवल आर्स का सवाल है, ये कतई पैसों का सवाल नहीं है, क्योंकि एजुकेटर का पैसा कॉन्ट्रैक्ट से आएगा, न कि इससे आएगा, है ना। ये जो आप समझ रहे हो ये कोड यूज करने से, ये तो अनअकैडमी को पैसा जा रहा है ना, ठीक है। ऑल राइट, कोड चेंज नहीं कर सकते हो और उसकी जरूरत भी नहीं है, आपने किसी का कोड यूज किया है या अनअकैडमी का ही किया है। बस आप इस बात को ध्यान दो कि अगर आपका कोई जानने वाला हो, जैसे कई बच्चों ने राइट, तो अगर इसमें अगर कोडिंग बढ़ेगी तो आर्स बढ़ेगी, तो उसमें फायदा होगा, है ना। हाँ कौशिक, उसके लिए भी आपको ये करना होगा कि मतलब अगर वो मेरे कोड से जुड़ने के लिए आपको ये थोड़ा सा इसमें बदलाव चाहिए और कांटेक्ट में, है ना, जिससे कि आप मेरे में शो होगे। अगर सेम होगा और अगर रिन्यू कर रहे हो तो वहां फायदा नहीं मिलेगा, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, राइट, ठीक है, ऑल राइट। तो इससे फायदा ये होगा कि हम एक, अब जैसे देखो, अगर हम ब्रॉडर मामले में चलेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप जितनी बार मेरे साथ पढ़ोगे ना उतना ही, जैसे मान लो कि अगर हम लंबे समय तक अगर आर्स मेरे पास रहेंगे तो मैं तेजी से सिलेबस भी खत्म कर पाऊंगा, है ना। और नहीं देखो, ये मतलब क्या होता है कि हर मंथ में मतलब एक थ्रेशोल्ड है, वो मतलब एक कॉन्फिडेंशियल चीज है, तो जिसको हम उसको शेयर नहीं कर सकते प्लेटफॉर्म पे, बट फॉर बेटर आर्स, देखो ये केवल अनअकैडमी ये एश्योर करना चाहती है कि आपसे जो नए बच्चे हैं जुड़ना चाहते हैं और उनकी डिमांड है कि आप कुछ नया सिलेबस रन कर पाओ, है ना। बस इतने का ही है, बाकी इसको हमारी अर्निंग से या इनकम से कोई लेना देना नहीं है खास।
मेरी बात समझे? तो इसीलिए आपसे ये एजुकेटर्स हर मंथ कहते रहते हैं, ठीक है, ऑल राइट, है ना, राइट। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे काम कर रहा है, और इससे कोई नहीं, मैं 3 भी पढ़ा रहा हूं तब भी मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं 5 भी पढ़ाऊंगा तो भी मेरे इस स्वास्थ्य पे कोई फर्क नहीं आएगा। आर यू गेटिंग? अगर मैं 1 पढ़ाऊं तो भी मेरे इस स्वास्थ्य पे कोई फर्क नहीं आएगा। ऑल राइट, समझ रहे हो? ऑल राइट। नहीं, फीडबैक से एक्स्ट्रा आवर्स नहीं बढ़ते, नो, देर इज नो फीडबैक। आप ऑप्शनल के लिए दे सकते हो। आप फीडबैक में अगर आपसे कोई गलत तरीके की क्लेम कर रहा है, कमिटमेंट कर रहा है, जैसे कोई कहे कि 15 दिन में खत्म करा देंगे, तो ये गलत कमिटमेंट है, या मतलब कुछ इस तरीके का। कोई कह रहा था कि मुझसे पैसा मांगा जा रहा है किताबों के लिए, पीडीएफ के लिए, गलत बात है। कोई मुझसे कह रहा था कि कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आपको सीक्रेटली कुछ देने के लिए पैसा मांगा जा रहा है ना, हाँ राइट, तो उसमें आप दे सकते हो फीडबैक में। आलतू फालतू, मतलब ये नहीं कि जैसे मान लो आप कंप्लेन में लगा दिया कि ये जो रोज ब्लैक पहन के चले आते हैं, मुझे बिल्कुल आंख खराब हो रखी है मेरी, है ना, सो इट्स नॉट अ राइटफुल कंप्लेन, है ना, मतलब ये बकवास सी कंप्लेन है, इस पे कोई ध्यान नहीं देगा, है ना। मतलब ऐसा होना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड का हो, मतलब मिसयूज हो रहा हो प्लेटफॉर्म का, है ना, आपको लगे कि मेच्योर वाला कंप्लेन है ना। अब जैसे आपने मान लो ऐसा लिखा कि सर इतना तेज लिखवाते हैं कि कॉपी फट जाती है मेरी, ये कोई कंप्लेन है? ठीक है ना। गाइडलाइंस दे सकते हो आप, गाइडलाइन नहीं दोगे, जो नियामक संस्था है वो गाइडलाइन देगी ना। आप रिक्वेस्ट करोगे, जय, you will request to the Unacademy and Unacademy will give you guideline and educator will give you guideline। जो अथॉरिटी में होता है वो गाइडलाइन देता है, बाकी लोग रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, अगर आपकी ओर से गाइडलाइन मिलना होता तब तो बड़ा मजेदार स्थिति होती है ना, कि सब लोग अपना अपना गाइडलाइन देते रहते हैं ना, और फिर अनअकैडमी उसके अनुसार काम करती, और सारे एजुकेटर्स। ठीक था, इनका सेंटेंसिंग जो है मुझे पसंद आया, ठीक है, ऑल राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबको क्लियर हो गया ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर। मंडे ट्यूसडे एंशिएंट, है ना। नहीं, फीडबैक में वहां पे कुछ आर्स इंक्रीज करने का कुछ डिमांड नहीं होता है, क्योंकि अनअकैडमी एक कंपनी है और वो उसके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, कॉर्पोरेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो वहां उनका जो रूल्स रेगुलेशन है कि प्लेटफॉर्म ग्रो करेगा। देखो अनअकैडमी को इससे क्या फायदा हो रहा है, अनअकैडमी के करोड़ों अरबों के खर्चे हैं, है ना। तो इससे मतलब क्या आप 6,000 देके सोच रहे हो कि अनअकैडमी को कुछ बहुत बड़ा आपने लाभ दे दिया? तो ऐसा नहीं है। 6,000 7,000 8,000 में अनअकैडमी का क्या होगा? आईपीएल के स्पॉन्सर है और इंटरनेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल लोगों को बुला बुला के इंटरव्यू करा रही है। मेरी बात समझ रहे हो? लगातार चीजों को स्पॉन्सर कर रही है। कितने सारे स्टार्टअप्स को, जैसे व्हाइट हेड जूनियर या इस तरीके की जितनी भी चीजें, उसको एक्विजिशन किया है अनअकैडमी ने। 11-12 हजार करोड़ रुपए की कंपनी बन गई है 2020 में। तो अब अनअकैडमी का इससे मतलब बीपीएससी है, इससे क्या होगा बताओ। हाँ, लेकिन अनअकैडमी का एक गोल है कि एक तरीके से एक्सपेंशन करना। एक्सपेंशन कहाँ पे? मतलब भारत के उन कोनों तक भी पहुंच बनाना जहां पे एक तरीके की अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। मैं बार बार ये कहता हूं कि आपको हो सकता है, देखो हम 100% तो किसी से खुश नहीं होते हैं, है ना। तो हाँ, स्टूडेंट से ही बनी है, बिल्कुल ठीक बात है, और स्टूडेंट से ही बनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है आइडिया। स्टूडेंट तो कई लोगों के पास है, स्टूडेंट तो बहुत लोगों के पास थे, लेकिन सब तो अनअकैडमी नहीं बन पाए ना। बोलो कि बन गए? नहीं बन पाए ना। तो सबसे बड़ी बात है अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है, उसके भीतर का जो आइडिया है, जो थॉट है, स्टूडेंट से नहीं होता है। आप पटना में जाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट वाली कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट हैं जो आज तक वही हैं। टूटी कुर्सी, हिलता बोर्ड और हिलते टीचर, बैठने की जगह नहीं, पढ़ते हुए बम फेंक के कोई चला गया। Isn't it? पढ़ रहे थे सब टीचर और बच्चे सब हिल गए, सब भागे। 25 दिन तक कोई नहीं आएगा, फिर 26वें दिन से क्लास शुरू होगी, है ना। चारों ओर लोग झांकते हुए आ रहे हैं, वो बम निरोधक दस्ता पहन के, है ना। दिस इज रियलिटी। और उनके पास भी स्टूडेंट हैं, 12-12 हजार, 10-10 हजार स्टूडेंट है ना। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि हमारी बम फूटी और साइकिल टूट गया, मुआवजा लेना है ना।
अब बताओ। सो सच काइंड ऑफ, तो उनके पास भी बहुत स्टूडेंट से नहीं होता है ना। अन अकेडमी के पास एक भी स्टूडेंट नहीं थे समझना, अन अकेडमी के पास एक भी स्टूडेंट नहीं थे, और आज इतनी बड़ी एक एम्पायर खड़ी हो गई है। तो कहीं ना कहीं वो सोच है ना, उसके पीछे एक आइडिया है, समझ रहे हो। ठीक है, हम ये समझ गए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बनी तो स्टूडेंट से है और चलेगी भी स्टूडेंट से, एजुकेटर स्टूडेंट का ही रिलेशन है, ठीक है ना। ये प्लेटफॉर्म एजुकेटर स्टूडेंट और मैनेजमेंट तीनों से चल रहा है, हाँ या नहीं। एक 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 व्यवस्था बनी है, एजुकेटर जुड़े हैं, स्टूडेंट जुड़े हैं, और फिर मैनेजमेंट, तीनों मिलके कोऑपरेट कर रहे हैं ना, ठीक है, राइट। एजुकेटर अच्छे आते जाएंगे तो बच्चे भी जुड़ते जाएंगे, है ना। तो अन अकेडमी कोशिश करती है, अब भाई किसी के मन में तो खुशी नहीं है ना, अन अकेडमी की टीम वो कोशिश करती है कि प्लेटफॉर्म पे अच्छे लोगों को ले आए, अच्छी बातें बनाए, है ना। और संयोग से देखो, अभी आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आप लाखों का ज्ञान कुछ चंद रुपयों में पा जा रहे हो, नहीं तो मेरे हिसाब से बड़ा ही ये अच्छी चीज है। मुझसे ही आपको पढ़ना होता तो भाई मेरी भी अपनी क्राइटेरिया है। अगर आप दिल्ली में बैठ के पढ़ रहे होते तो मुझे आपको 1 लाख से ऊपर देना पड़ता, है ना। तो इट्स मतलब बहुत अच्छा है कि आपको ये बेनिफिट मिल रही है, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। क्योंकि भाई वो भी तो देखना है ना, कॉस्ट बेनिफिट भी तो देखना है ना, ठीक है, ऑल राइट। तो अन अकेडमी के इस अभियान में सहयोग करें, और बाकी मतलब ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैंने ऐसा नहीं है कि आपको कोई बाध्य कर रहा है ऐसा। हाँ, लेकिन अगर ये बढ़ेगा आर्स तो उसमें फायदा ये हो जाएगा कि मैं इकोनॉमी भी कंडक्ट कर पाऊंगा। तो जितनी जल्दी आपका सिलेबस कमांड में आएगा उतनी बार तो रिवाइज करोगे और उतना ही सिलेक्शन की संभावना बढ़ती जाएगी, हाँ या नहीं। क्यों? जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी ही संभावना प्रबल हो जाएगी, है ना। और जितना लेट से पढ़ोगे उतना ही टाइम खराब हो जाएगी। 1.5 घंटे की ही क्लास होगी निशांत, 9 से 10:30 की क्लास होगी, है ना। और बीच में स्पेशल क्लासेस भी होंगी। इकोनॉमिक्स की टाइमिंग अभी मैं नहीं बता सकता, जब तक कि मेरे पास आर्स बढ़ने की कोई सूचना नहीं आती है। वो तभी होगी जब इसमें तेजी से ग्रोथ होगी। थ्रेशोल्ड लिमिट होता है इसका भी अपना, तो जैसे ही मुझे कुछ इसकी सूचना मिलेगी मैं आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी ये बैचेस चल रही हैं, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है। अब कोई डाउट तो नहीं है किसी को, है ना, ऑल राइट। देखो, सहयोग तो हर तरीके से करना पड़ता है ना, क्यों, हर तरीके से सहयोग करना पड़ता है। अब जैसे मान लो आपको सरकार पैसा दे रही है और डीएम ने, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे जो हमने तय किया हुआ है। एंशिएंट को पढ़ने का तरीका क्या होगा, है ना। मैं केवल और केवल इसको ओरिएंटेशन क्लास के रूप में मैंने रखा था, उसका मैंने जानबूझ के रखा था कि ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कम से कम हम ये तो बोल पाए कि 16 तारीख में जाके कंफ्यूजन क्लियर कर लो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फिर उसी चीज को बार बार रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा ना कि ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कब क्या चलेगा, कौन से कोर्स की टाइमिंग क्या होगी, कितना पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये क्यों छूट गया, वो क्यों नहीं आया, मेंस कहाँ गया, है ना, नहीं आ रहा है समझ में। ऑल राइट, तो इसीलिए ये क्लियरेंस किया गया है, ये ओरिएंटेशन की कोशिश इसीलिए की गई है जिससे कि सभी लोगों को इसका अंदाजा हो जाए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो एक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है ना। अब हम ये कह रहे थे कि खैर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम सिलेबस में किन किन चीजों के ऊपर फोकस करना है। फोकस एरिया क्या है? फोकस एरिया क्या है? तो इसमें सीधे सीधे फोकस एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये फोकस एरिया है। सिंधु घाटी की सभ्यता ये फोकस एरिया है। बुद्धिज्म जैनिज्म तो ऐसी टॉपिक है ना कि मतलब इसको न पढ़ना अपराध है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अगर आप पढ़ के नहीं गए तो ये एक अपराध है, इट्स अ काइंड ऑफ क्राइम, है ना। ये मतलब पढ़ के नहीं गया एंशिएंट में तो बहुत बड़ा अपराध है। मौर्यों में अशोक को लेके थोड़ा सा बना रहता है क्यूरियोसिटी अशोका, क्योंकि इसके पिलर्स हैं, इसके इंस्क्रिप्शंस हैं, तो अशोक को लेके क्यूरियोसिटी बनी रहती है ना।
मौर्यंस में। हालांकि मौर्यों के एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल पूछे गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन, यहां से भी सवाल पूछे गए हैं। और एक नॉर्मल जानकारी तो पूरी चाहिए, मैं केवल फोकस एरिया बता रहा हूं। नॉर्मल जो इन्फो है वो तो चाहिए ही, नॉर्मल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। जैसे देखो एक थंब रूल होता है, अगर आपको कम समय में अधिक आउटपुट चाहिए, मान लो आपके पास ये है, लेस टाइम है और मोर आउटपुट चाहिए, तो थंब रूल क्या होगा? व्हाट विल बी द थंब रूल? थंब रूल मतलब एक डायरेक्शन है ना। क्लास कनेक्ट नहीं हो रहा है, सबके साथ ये समस्या है, लिख दो उनको क्या प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि इंटरनेट लिख दो कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी स्लो है। इंटरनेट प्रॉब्लम आप लिख दो फ्रॉम योर साइड, रिफ्रेश इट, कुछ ऐसा लिख दो जिससे उनको अंदाजा लग जाए कि उनकी ओर से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लेस टाइम मोर आउटपुट अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि know something about syllabus, everything know everything which is फोकस एरिया, है ना। ठीक है, ऑल राइट, मेरी बात समझ गए? ऑल राइट, तो ध्यान से देखना, फोकस एरिया के बारे में सब कुछ जानना है, ये फोकस एरिया है। फोकस एरिया के बारे में सब कुछ जानना है। नो समथिंग अबाउट सिलेबस, एवरीथिंग विच इज फोकस एरिया, है ना। मेरी बात समझे? आप जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन पूरे सिलेबस के बारे में तो जानोगे कि भाई यहाँ पे अशोक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दिखाई दे रहे हैं या बिंदुसार दिखाई दे रहे हैं या पूरा ये मसला क्या चला रहा है, लेकिन जो फोकस एरिया है इसके बारे में थोड़ी डेप्थ चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा कि आपको एक बेहतर आउटपुट आने की संभावना हो जाती है। ऑलराइट, बेहतर आउटपुट आने की संभावना बन जाती है ना। ऑलराइट, तो यहां से ऐसा दिखाई देता है। फिर अगर हम लेटर मौर्यन की ओर आए, ध्यान से सुनना, लेटर मौर्यन की ओर आए तो यहाँ पे कुषाण और इंडो ग्रीक बड़ा महत्वपूर्ण है। कुषाण एंड इंडो ग्रीक मतलब हिंद यमन और कुषाण लेटर मौर्यन पीरियड में, उत्तर मौर्य काल में, है ना। ठीक है, other classes are working but in this class there is a disconnection, so I don't know exactly, क्योंकि सबका तो चल रहा है। तो लेटर मौर्यन में अगर देखोगे तो कुषाण एंड जो है इंडो ग्रीक की हम बात करें तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। हिंद यमन, है ना, हिंद यमन ये महत्वपूर्ण है और इसको हम टारगेट बनाएंगे। मतलब यहाँ पे हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जो मतलब यहाँ से सवाल फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। बाकी तो नॉर्मल हम सीथियंस और पार्थियंस और ये भी देखेंगे, शक पहलव, है ना, ये सारा कुछ देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम अप्रोच बनाएंगे कि इसके बारे में थोड़ा डेप्थ एनालिसिस करेंगे। मेरी बात समझे? क्योंकि हम इस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, लेस टाइम मोर आउटपुट। क्लियर है? ऑल राइट। अब कहोगे कि सर मुझे तो देना है 2035 में, चाहे आपको जिस भी ईयर में देना हो एग्जाम, चाहे 2022 में देना हो, 2021 में देना हो, तो 2021 में देना है तो ये सब नहीं पढ़ोगे क्या? बुद्ध बुरा मान जाएंगे, समझे? तो इसलिए अपना ज्ञान बढ़ाते रहें, आप रेंचो वाला व्यवहार रखें, ठीक है। अब ये नहीं कि फालतू चीजों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। खास करके मेरी क्लासेस में आप रेंचो गुरु बन सकते हो। हर एक सेशन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशन आपको जरूर देके जाएगा, इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। यू विल लर्न समथिंग। ठीक है, 2035 मैंने इसलिए कह दिया, कुछ लोग अपने को हमेशा बाबू मानते हैं हर बात में। देखो कभी कभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है, तो जाओ फिर पोगो चैनल देखो। मान ही नहीं रहे हो कि उम्र नहीं हुई है, तो जाओ फिर 2035 की तैयारी करो, है ना। ठीक है। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, तो इसीलिए मैंने कह दिया, है ना। राइट,
राइट। तो मैंने कहा कि इस मसले में लेटर मॉरियन में हमें इस एरिया पे फोकस करना है, ठीक है। आगे आता है, चाहे आपको जिस ईयर में एग्जाम देना हो, गुजरना तो इसी आ, आ, आग के दरिया से पड़ेगा, है ना। नहीं समझे? इसी आग के दरिया से जन्नत का रास्ता जाता है, अदरवाइज आप फंसोगे मसले में। नहीं तो गुजरना तो यहीं से पड़ेगा, रास्ता यही है। तो क्यों ना हम एक अपनी समझ बनाते चले, ठीक है। बाकी मेरी क्लासेस बिल्कुल बोझिल नहीं होंगी, इस बात को तो आप समझ ही रहे हो। जो नए बच्चे हैं वो नहीं समझे हैं तो समझ जाएंगे पढ़ते पढ़ते, है ना। हाँ देखो, इन्होंने लिख भी दिया कि आग का दरिया है और तैर के जाना है। बात तो सही है, जब तक जलोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं, है ना। ठीक है, तो अब ये समझ गए मेरी बात। फिर हम आते हैं गुप्ता पीरियड के ऊपर। गुप्तों में जो दो लोग बड़ा ही करिश्मेटिक हैं और इनके ऊपर लगातार सवाल पूछने की टेंडेंसी दिखाई देती है, एक समुद्रगुप्त और एक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त, एंड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहीं से, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं कंफर्म कह रहा हूं कि यहीं से आएगा। एग्जामिनर का क्या भरोसा है, अभी तक ट्रेंड एनालिसिस मैं कर रहा हूं, है ना। आई एम डूइंग ट्रेंड एनालिसिस। अब आप मान लो कि इसको कह रहे हो कि नहीं अब तो ये 100% की बात हो गई, और मान लो यहां से नहीं पूछा तो सर आपने तो यहां से कहा था। भाई मेरी सेटिंग थोड़ा ना एग्जामिनर से, मैं तो गेसिंग एरिया बताऊंगा ना, इजंट इट। लेकिन मैं एंटायर सिलेबस को कवर करूंगा। एंटायर सिलेबस मतलब हर एक चीज के बारे में समथिंग समथिंग तो करेंगे, लेकिन इसके बारे में एवरीथिंग करेंगे। ऑलराइट, क्योंकि हमारे पास टाइम अगर कम है तो हमें यही वाली मेथड लगानी पड़ेगी, है ना। ऑलराइट, तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ही डिफीटेड सीथियंस। विक्रमादित्य, शक्रादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य, शक्रादित्य, शकारी, है ना। ठीक, तो विक्रमादित्य, शक्रादित्य तो उसके बेटे ने लगा लिया था। इसको शकारी कहते थे चंद्रगुप्त को, है ना। खैर, तो इसको विक्रमादित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने शकों को हराया था। इसके बारे में सुना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये वाला एरिया फोकस एरिया रहेगा इसमें, ठीक है। ऑलराइट, और गुप्तों के बारे में, गुप्तों का एडमिनिस्ट्रेशन भी पूछ लेते हैं, बिकॉज गुप्ता पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड। इसके ऊपर भी शायद मैंने कुछ बना रखा है इस स्पेशल में, है ना, कि इज इट रियली गोल्डन पीरियड, है ना। राइट, हाँ बिल्कुल, हाँ एलिमिनेशन से आप सॉल्व कर सकते हो, राइट शैलेंद्र। तो उससे अब देखो, हम एंटायर सिलेबस देखेंगे, लेकिन उसके बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन लेंगे कि आप चूकोगे नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पूछ लिया और एकदम ब्लैंक हो गए, नहीं। मैं सारी चीजों को बताऊंगा, ब्लैंक वाली अवस्था नहीं बनेगी। यू विल फील कंफर्टेबल, बट इफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, तो जितना भी डेप्थ जाएगा तो कर लोगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो गुप्ता पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन भी हमसे पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारी नई टेंडेंसीज दिखाई दे रही हैं। जैसे टेम्पल बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे हिंदू वैष्णव धर्म का विकास हो रहा है ना, रेंज में रहेगा। हाँ ठीक बात है। क्वेश्चन हाँ कैसे पूछेगा, तो हम उसको एसेस कर सकते हैं। हिस्ट्री हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वैसे तो महत्वपूर्ण हर चीजें हैं, लेकिन जब आप जाओगे बीपीएससी देने तो 150 में 35 से 40 हिस्ट्री ही होगा। तो ये तो दिमाग खराब कर देगा ना। अगर मान लो एक बड़ा सेक्शन 40-45 को, कई बार तो 50-50 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दिमाग आपका खोल जाएगा, है ना। तो हिस्ट्री में बिल्कुल भी गलती की संभावना आपके पास नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, आंसर वही है, अगर आपको समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल, कोर सिलेबस यही है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग इट। तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेटर गुप्ता में, लेटर गुप्त पीरियड में लेटर गुप्त पीरियड में क्या देखना है हमें। यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है यहाँ पे हर्षवर्धन का काल। हर्षवर्धन, वर्धन डायनेस्टी जो है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन लेटर गुप्त पीरियड में हर्षवर्धन। और एक स्थिति आती है ट्राइपर्टाइट वॉर। इसमें राष्ट्रकूट, पाल, इस तरीके के लोग दिखाई देते हैं, और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। तो ट्राइपर्टाइट वॉर, त्रिपक्षीय युद्ध, तीन शक्तियां आपस में लड़ रही हैं, क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जगह खाली हुई है। आफ्टर डेथ ऑफ हर्षवर्धन,
North India, which is ruled by Harshavardhan from the Kannauj, there was a political absence, and that is why three powers indulged with each other. तो यहाँ से ये प्रश्न पूछने की टेंडेंसी दिखाई देती है लेटर गुप्त या उत्तरवर्ती गुप्त में, उत्तर गुप्त काल. आर यू गेटिंग? हर्षवर्धन और ट्राइपर्टाइट युद्ध, है ना. पूरा अगर आप सिलेबस देखोगे नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री में तो यही है ना. और मैं जरा साउथ इंडिया में चलूं, साउथ इंडिया में तो आपको संगम लिटरेचर के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है ना. संगम लिटरेचर, संगम साहित्य, संगम साहित्य के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा. यहां से सवाल पूछ लेते हैं तो थोड़ा दिमाग खराब होता है, थोड़े आड़े तिरछे नाम है. देयर इज अ डिफिकल्टी इन द नोमेनक्लेचर, दैट इज व्हाई वी आर फेसिंग प्रॉब्लम हियर, है ना. साउथ इंडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. तो यहाँ पे संगम लिटरेचर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे चोल, चेर और पांड्य डायनेस्टी की बातें की गई हैं. चोल, चेर, पांड्य, ये 100 BC के समय का, करिकाल के समय की चोल डायनेस्टी है. और ये फिर से विजयालय के समय भी रिसर्जेंस होता है इसका 9th सेंचुरी में. 9th सेंचुरी में ये आगे चल के, और ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ जाती है. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना. स्थानीय प्रशासन, कहते हैं ना कि पंचायती राज की व्यवस्था यहीं से निकलती हुई दिखाई दे रही है. सुना है आपने? स्थानीय प्रशासन की बातें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑलराइट, मेरी बात समझे. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बातें यहाँ पे दिखाई दे रही है ना. तो चोलों के समय में, मतलब यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम और ये सब जानना, और यहाँ पे कुछ लिटरेचर है जिसको जानना है, नाम है किताबों के, किसने लिखा, क्या किया. ऑलराइट, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, समझ गए? कितने प्रतिशत समझ में आ रहा है? पोल कर लें क्या? चलो पोल, जिसको समझ में आ रहा है ट्रू पे लगाएगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है फॉल्स पे लगा देगा. ठीक है, ऑलराइट. अरे वाह, 100% रिजल्ट आ गया, क्या बात है. कोई कम तो नहीं होगा, अंतिम समय में कुछ कम हो जाता है. अरे वाह, इस बार 100 आ ही गया, कमाल है. ठीक है, वेरी गुड. तो अब देखो, ऑलराइट, तो यहां पे हमने कुछ यहां से निकाल लिया. ठीक है, अब जरा अदर डायनेस्टीज को देखते हैं. जैसे जो हम ट्राइपर्टाइट वॉर पढ़ेंगे ना, ट्राइपर्टाइट वॉर, त्रिपक्षीय युद्ध, ट्राइपर्टाइट वॉर, तो वहां पे एक डायनेस्टी आएगी त्रिपक्षीय युद्ध में, और इसका नाम है त्रिपक्षीय युद्ध. त्रिपक्षीय युद्ध, ट्राइपर्टाइट वॉर, एंड हियर इज अ डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी. ये भी जुड़ी हुई है कहां से? साउथ इंडिया से. एंड यहाँ पे कुछ रूलर्स हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हम बात करेंगे, है ना. आज रिकॉर्ड टूट गया. किस चीज का रिकॉर्ड टूटा है अंजलि? तो राष्ट्रकूटों की बात करेंगे, है ना. राष्ट्रकूटों की बात करेंगे. दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट. तो यहाँ के कुछ रूलर्स के नाम और उनके काम पूछ लेते हैं. ऑलराइट, ठीक है. अच्छा, हाँ, ये 100% वाला, ठीक है, ऑलराइट. और मैं एक और बात कहूंगा यहाँ पे कि और कौन कौन सी डायनेस्टीज दिखाई दे रही हैं. जैसे मैं कहूं तो पल्लव, पल्लव या चालुक्य, चालुक्य, पल्लव, चालुक्य. अब ये सब में क्या होता है ना. हाँ, 2% एंशिएंट का वेट कर रहे थे. ऑलराइट, कोई बात नहीं है अरुण, आपकी भावनाएं हम समझ गए. आप भी 100% वाले में हो, मुझे ऐसा अंदाजा है. तो पल्लव, चालुक्य, है ना, ये सब दिख रहा है. तो यहाँ पे एक बात याद रखना, साउथ इंडिया की हिस्ट्री में, जस्ट रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट. साउथ इंडिया की हिस्ट्री में दो बातें याद रखनी है आपको. एक बुक्स और दूसरा आर्किटेक्चर. टेम्पल आर्किटेक्चर से सवाल पूछ लेते हैं. फला मंदिर किसने बनाया और क्या किया, है ना. टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर स्थापत्य, है ना, मंदिर स्थापत्य. मंदिर स्थापत्य की कौन सी मंदिर किसने बनाई और किसने कौन सा किताब लिखा, कौन किसके दरबार में था, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं. हाँ या नहीं? क्लियर है आपको? आर यू गेटिंग इट? एक बात याद रखना, साउथ इंडिया में
या पूरे एंशियंट इंडिया में एक बात याद रखना, एंशियंट इंडिया में एक बात याद रखना, और वो क्या, वो ये कि आपको जितनी भी डायनेस्टीज हैं, ऑल दी डायनेस्टीज, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जितनी भी डायनेस्टी है, वंश हैं एंशियंट इंडिया में, इसमें कुछ तरीके से ऐसे लिखा होता है, फाउंडर, रियल फाउंडर, फाउंडर रियल फाउंडर, फाउंडर रियल फाउंडर, ठीक है। और ये दो बातें याद रखनी है, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक। उसको मैच कराने के लिए दे देते हैं, उसको लिख देते हैं, है ना। वास्तविक संस्थापक मतलब जिसने उस साम्राज्य का विस्तार किया, ऑलराइट, है ना। और तीसरा लास्ट रूलर, लास्ट रूलर अंतिम शासक, है ना, अंतिम शासक। और इसको हटा के कौन बना, नेक्स्ट रूलर, नेक्स्ट रूलर। ये एकदम से याद रखना है कि इसको मार के या हटा के या इसके बाद कौन बना, अगला शासक, है ना, अगला शासक, राइट। समझ गया मेरी बात, आर यू गेटिंग इट। तो ये पूरा हमारा सेगमेंट है। अब देखो मैंने क्यों नहीं श्री गणेश किया था, ये सवाल उठा था ना कि सर इस खेल का आरंभ करें, क्यों ना श्री गणेश करें, किसी ने पूछा था। और मैंने कहा था कि मैं तब तक श्री गणेश नहीं कर सकता जब तक कि मैं ये ना बताऊं कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, है ना। क्यों, इन विच डायरेक्शन वी शुड मूव एंड वी विल मूव, फर्स्ट यू हैव टू नो इट एंड देन यू विल यूटिलाइज दीज क्लासेस। आपको पता रहेगा कि अच्छा ये वाला है और ऐसे चलेगा और हमें ये ग्रास्प करना है, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा, अच्छा ये वाला सर ने बता रखा है ना। अब मैं अंधाधुंध आता, मान लो कि एकदम हथियार लेके और भाले और वो सब लेके कूद पड़ता और सीधे ये पाषाण युग में कूद पड़ता, है ना, या आदिवासी कपड़ों में आके और इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाना शुरू कर देता, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क, बिलीव मी। अब आप सोचोगे क्या हो रहा है, अभी तो कह रहे थे कि जी, है ना, अभी तो कह रहे थे कि यार अभी 1857 छूटा हुआ है, बताओ, क्रांति का पूरा कपड़ा पहन के बैठे हुए हैं, तब तक आ गए पत्थर लेके स्टोन एज में, है ना। अब तात्या टोपे बुला रहे हैं कि यार हमें तो पढ़ा ही नहीं। बहादुर शाह सोचेगा कि बताओ, अंग्रेजों ने भी उपेक्षा कर दी और ये पढ़ने वाले भी उपेक्षा कर रहे हैं। तो एक तो पहले ही दुखी आत्मा था वो, और अभी और दुखी हो जाएगा, है ना। यस, तो पूरा ये जो हाँ ब्लूप्रिंट जैसा है, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ एंशिएंट इंडिया कि इन विच डायरेक्शन वी शुड मूव, है ना, राइट। तो वो सोचेगा कि मैं दुगुना बदनसीब है ये जफर कि न जीते जी सुकून मिला और न मरने के बाद सुकून मिला, है ना। तो इस बात को आप जरूर देखें और इसी डायरेक्शन में हम चीजों को आगे लेके चलेंगे। अब मैंने पहले क्लास में शोट कर दिया, अब कोई भी भविष्य में अगर प्रश्न आएगा तो सब लोग मिलके, और कोई भी अगर नया व्यक्ति आएगा, कोई भी नया स्टूडेंट आएगा, कोई भी सवाल करेगा, तो हम लोग मिलके कहाँ भेजेंगे उन्हें,